मधु के साथ सुनीता बहुत ही ज्यादा बदलू औरत थी। बहुत ही चतुराई से वो अपनी बात से पलट जाया करती। अक्सर मधु को बातों में मुसीबत में फंसाया करती। मधु अपनी सास की इस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली आदत से बहुत परेशान थी। ऐसी एक बार मधु की ननंद मेघा कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने के लिए आती है। दोनों माँ बेटी बैठकर आराम से बात कर रही होती हैं और बोलती है, बेटा सारा काम तो मैं ही करती हूँ, तेरी भाभी तो कुछ भी नहीं करती हैं। तो माँ आप भाभी पर ना लगाम लगा के रखो। माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि बहू को बहू समझो, बेटी नहीं। अरे बेटा मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी दूसरे घर की बेटी को बहू बना के लाए हैं और हम उसे बेटी समझते हैं तो उसे भी तो अपना पूरा फर्ज निभाना चाहिए ना। मैं तो उसे अपनी बच्ची मानती हूँ, उसका भी तो फर्ज बनता है ना मेरी देख रेख करना, काम वाम करना। लेकिन नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करती बेटा। जैसे भाभी काम करती रहती है सारा दिन, मुझे तो लगा ही था आपको एक चम्मच भी उठाने नहीं देगी, पर आपके मुंह से सुनकर तो कुछ और ही असलियत सामने आ रही है भाभी की। दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर मधु की चुगलियां कर रही थी। कुछ देर बाद मधु दोनों माँ बेटियों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और मधु को देखते ही दोनों चुप हो जाती हैं। उन दोनों के हाव भाव देखकर मधु को समझ में आ जाता है कि हो न हो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी। पर बेचारी मधु कुछ नहीं बोलती और वापस से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन मधु आराम से घर का सारा काम खत्म करने के बाद टीवी देख रही होती है और तभी मेघा उसके पास आती है और बोलती है, भाभी कभी काम भी कर लिया करो, सारा दिन बस बैठे बैठे टीवी देखती रहती हो या फिर फोन चलाती रहती हो। आपसे ये सब किसने कहा दीदी? मैं तो सारे दिन काम करती रहती हूँ। अरे बस बस भाभी रहने दो, मुझे ना सब पता है आप कितना काम करती हो और कितना नहीं करती हो और आप कितना दिखावा करती हो। दीदी आपसे ये सब बोला किसने? पहले तो आप ये बताओ मुझे। एक तो मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ और ऊपर से आप मुझे सुना रही हो कि मैं काम नहीं करती। और किसने कहा? आपकी सास ने कहा है, यानी कि मेरी माँ ने कहा है। और मेरी माँ मुझसे कभी झूठ थोड़ी ना कहेगी। अब आप काम चोरी करती हो तो वो तो आपको काम चोर ही कहेंगी ना। दोनों ननंद भाभी में बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनीता भी आ जाती है और सुनीता को देखते ही मधु गुस्से में बोलती है, माँ जी, क्या आपने मेघा से ये कहा है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम आप करती हो और मैं एक नंबर की काम चोर हूँ? क्या मैं काम चोर हूँ माँ जी? भला मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मेरी बहू तो सारा काम करती है। माँ आप इतनी जल्दी अपनी बात से कैसे पलट सकती हो? क्योंकि आपकी माँ को ना आदत हो चुकी है, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती हैं वो। मेरे मुंह पे कुछ बोलती हैं और आपके मुंह पे कुछ बोल के चली जाती हैं। माँ भाभी ये सब क्या बोल रही है? बेटा मैंने तो तुझे अपनी बहू के बारे में कुछ भी नहीं कहा ऐसा कुछ, तो फिर क्यों तू हमारे बीच में आग लगाने पे लगी हुई है? अरे माँ मैं अपने मन से थोड़ी ना कुछ कहूँगी, आपने जो कहा है मैं तो वही कह रही हूँ। अरे बेटा हर घर में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू बात को इतना बढ़ा देगी। रहने दीजिए आप दोनों, मुझे ना सब पता है किसने क्या बोला और किसने क्या नहीं बोला। और दीदी आप बहुत दिन हो चुके हैं। मधु की बात सुनकर मेघा का तो बड़ा सा मुंह बन जाता है। अगले ही दिन मेघा अपना बैग उठाकर अपने मायके वापस चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुनीता का अपनी बात कहकर बदल जाना यूं ही चलता रहता। अरे सुनीता, कहाँ हो तुम? हाँ बोलो, क्या हो गया? अरे होना क्या है, मैं तो बस ऐसे ही बात करने आ गई थी। अच्छा बैठो बैठो, बैठ के बताओ। क्या कर रही थी वैसे तुम? कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे घर के छोटे मोटे काम कर रही थी, और क्या ही करूँगी। तुझे पता है क्या, वो शर्मा जी की बहू है ना, उसका चक्कर चल रहा है दूध वाले के साथ। तुझे किसने कहा कि उसका चक्कर दूध वाले के साथ चल रहा है? तूने देखा है क्या अपनी आंखों से? देखा है तभी तो बोल रही हूँ। अरे दूध लेने के बहाने कई कई देर तक बातें करते हैं, और आज सुबह तो मैंने ये देखा कि वो उसे गुलाब दे रहा था। हे राम 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 राम, इतना सुंदर पति है उसका और उसका घर बार भी इतना अच्छा है, फिर भी एक दूध वाले के साथ अपना चक्कर चलाने में लगी है। अरे मुझे तो लगता है वो दूध वाला उसका पुराना यार है और वो उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। क्या जमाना आ गया है,
अच्छा खासा घर परिवार छोड़ के दूध वाले के साथ चक्कर चला रही है ये लड़की। मोहल्ले की सारी औरतें तो चुगली वाली हैं और मेरे पेट में तो ये बात पचती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे कह देती हूँ। तू तो अपनी है, तू कहाँ किसी से चुगली करती होगी। अरे मैं किसी की चुगली नहीं करती, मेरे लिए तो हर घर की बहू ना बेटी समान है। भला मैं ऐसा क्यों कहूँगी? तू तो बहुत अच्छी है यार, पर जब तक मैं किसी से अपने दिल की बात ना कह दूँ ना, तो मेरे पेट में तो वो बात पचती ही नहीं है। और तो और मुझे तो गुदगुदी होने लगती है जब तक मैं किसी और को बता ना दूं। चल कोई बात नहीं, तू बेफिक्र रह। वैसे भी भागेगी तो उन्हीं की बहू भागेगी, हमारा क्या ले जाएगी। भगवान झूठ ना बुलवाए, मगर एक बात कहूंगी मैं, तू भी ना अपनी बहू पर नजर रखा कर। कहीं तेरी बहू भी किसी कूड़े वाले या सब्जी वाले के चक्कर में न चली जाए। और ना नजर रखना शुरू कर दे, क्या पता पहले से ही चक्कर चल रहा हो। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत भोली भाली है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे लगती तो शर्मा जी की बहू भी बहुत भोली वाली थी, लेकिन देखा नहीं तूने कितना बड़ा कांड करने वाली है वो। चल छोड़, जाने दे, हम कोई और बातें करते हैं। ऐसे ही सुनीता और शांति काफी सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद शांति वापस से अपने घर चली जाती है और अब शांति की कही सारी बातों को सुनीता बढ़ा चढ़ाकर शर्मा जी और उनकी पत्नी को बता देती है। सारा सच जानने के बाद शर्मा जी के घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गली मोहल्ले के सारे लोग उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। शर्मा जी की बहू का पति उसे धक्का देकर उसे घर से निकाल रहा होता है और बेचारी बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगी रहती है। ये सारा नजारा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं। किसी को कुछ में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। भीड़ में खड़ी हुई मधु भी ये सब कुछ देखकर हैरान थी और पास में खड़ी हुई शांति से बोलती है, शांति आंटी, ये सब क्या हो रहा है और इनके घर में ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? और तो और ये अपनी बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अरे उनकी वो बहू है ना, उसका दूध वाले के साथ चक्कर चल रहा था और अब वो बात किसी ने जाकर उनके घर में बता दी है, इसलिए लड़ाई हो रही है। अब क्या दूध वाले से चक्कर चल रहा है? अरे कैसी बात कर रही हो आप आंटी? दूध वाला तो शर्मा जी की बहू का गांव का है ना, और वो अक्सर उनकी बहू की ना भेजी हुई चीजों को गांव में लेके जाता है। ये बात तुझे कैसे पता बहू? क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना मैंने शर्मा जी की बहू को ना दूध वाले से बात करते हुए देखा था, तो मैंने पूछ लिया था, तभी उसने मुझे बताया था इन सब चीजों के बारे में। हे भगवान, सच ये था क्या? पर क्या हुआ, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? कहीं इन सब के पीछे आपका तो हाथ नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उनके परिवार वालों से कुछ भी नहीं कहा ऐसा। बस मैंने तो कल तुम्हारी सास को बताया था और आज ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब किया धरा मेरी सास का है? तू कैसी बात कर रही है बहू? अरे वो तो इतनी भली औरत है, उनके घर में जाकर वो ऐसा क्यों कहेगी? अरे किसी और ने कहा होगा बहू, वो तो बहुत अच्छी औरत है, जानती हूँ मैं उसे। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी सास को, वो ना 1 मिनट में ना कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है ना, मुझे सब पता है। आप एक काम करिए, आप ना मेरे साथ चलिए। अरे पूरे मोहल्ले में इतना शोर मच रहा है और तू आराम से बैठ के टीवी देख रही है सुनीता। अरे भाई, किस बात का शोर मच रहा है बाहर? मैं तो टीवी देख रही थी घर में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अरे शर्मा जी के घर में लड़ाई हो रही है और वह अपनी बहू को बाहर निकाल रहे हैं। किसी ने उनके घर में जाकर सब कुछ बता दिया। हे राम, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आखिर किसी के घर में आग लगा कर इनको क्या ही मिलता है। वो बेचारी भी किसी की घर की बहू बेटी थी, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। बस माँ जी, बहुत हुआ, अब और कितने रंग बदलेंगी आप? क्या 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 बोल रही है बहू? तो सीधे सीधे बोल। अरे सीधी बात तो ये है कि शर्मा जी के घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब आपका किया धरा है। अरे बहू, सस्ते नशे करने लग गई है क्या तू? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो शर्मा जी की बहू है, मुझे उनसे क्या लेना देना? अरे लेना देना तो कुछ नहीं है आपका, आपकी तो आदत हो चुकी है इधर की बात उधर करने की, और बाद में ना अपनी ही बातों पर आप मुकर जाती हैं। और नहीं तो क्या सुनीता, कल ये बात सिर्फ मैंने तुझे बताई थी और आज ये सब हो गया। इतने समय से सारे मोहल्ले वाले को ये बात पता है, पर आज ही उनके घर में ये सब क्यों हो रहा है? तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि ये सब कुछ मैंने किया है? मुझे 100% यकीन है कि ये सब ना आपने किया है।
इतना कहकर मधु जो सच उसने शांति को बताया था वही सारा सच सुनीता को भी बताती है। सुनीता ये सारी बात जानकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद शांति, सुनीता और मधु तीनों शर्मा जी के घर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर मधु सारा सच बताती है। साथ ही उस दूध वाले को भी लेकर आती है, जिसके चलते शर्मा जी की बहू पर लोग इल्जाम लगा रहे थे। देखिए साहब, मैं गरीब दूध वाला हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूँ, आपकी बहू गंगा की तरह पवित्र है। अरे वो तो मुझे भैया कहती है और मैं उसे छोटी बहन मानता हूँ, और हमारा ये रिश्ता आज से नहीं अब बहुत सालों से है। अरे मैं तो इसके गांव में रहता था, लेकिन बाद में शहर आ गया और बीच बीच में गांव आता जाता हूँ, तो इसकी माँ सामान भेजती है और वही लाकर इसे देता हूँ, और ये जब अपनी माँ के लिए कुछ देती है तो इसकी माँ को देकर आता हूँ। लेकिन पता नहीं किसको क्या दिक्कत थी, हम दोनों भाई बहन का नाम खराब कर दिया। अरे माता जी, कुछ बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। अरे आपके कारण इस बेचारी का घर खराब हो जाता। अरे शर्म कीजिए। साथ ही सभी के सामने सुनीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि उसने ही सभी को शर्मा जी की बहू के बारे में और दूध वाले के बारे में बताया था। सारा सच सामने आने के बाद शर्मा जी का परिवार अपनी बहू को वापस से घर के अंदर ले लेता है और सुनीता अपनी बहू के साथ घर आ जाती है। घर आते ही मधु बोलती है, देखा ना माँ जी, आपकी गिरगिट की तरह रंग बदलने के कारण आज किसी का घर बर्बाद होते होते बचा है। अरे कम से कम किसी को बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो कि आप ये सच बोल रही हो या फिर झूठ बोल रही हो, और वो बात सही है या गलत है। अरे बहू, मुझे क्या पता था कि वो लोग मेरी इतनी सी बात सुन के इतना सब कुछ कह देंगे और बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आपको ना अच्छे से पता है कि आपने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। माँ जी, किसी की कही हुई बातों को ना बदल कर किसी और को बताना ये बहुत बुरी आदत है, और तो और ऊपर से आप अपनी ही कही हुई बातों को बोलकर मुकर जाती हो। सुनीता, मुझे नहीं पता था तू भी ऐसी है, तू भी इतनी बड़ी चुगलखोर है। अगर मुझे ये सब पता होता ना तो मैं तुझसे ये सब ना कहती, और अब से मैं तुमसे कोई बात नहीं कहा करूँगी। अरे मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि शुरुआत हुई कहाँ से है। अब मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। भगवान एक न एक दिन तो मुझे इसकी सजा देंगे ही, लेकिन हाँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी बात से ना किसी का घर बर्बाद हो जाएगा। और अब मैं वादा करती हूँ कि मैं इधर उधर की बातें ना नहीं करूँगी। नहीं करोगी ना तो ही फायदे में रहोगी, वरना तो आज हमने किसी का घर बर्बाद होने से बचा लिया, पर अगली बार हम नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका खुद का घर बर्बाद हो जाए। सच में सुनीता, इन सारी बातों के बाद ना तो मेरे पेट में अगर कोई बात पचेगी भी नहीं ना तो भी मैं मुश्किल से पचा लूंगी, लेकिन तुझे ये बात कभी आके नहीं बताऊंगी। और इस तरह सुनीता का गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत अब हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और मधु को भी एक राहत की सांस आती है। शंकर मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। शंकर अपनी पत्नी कमला और बेटे राकेश के साथ रहा करता। जहाँ एक तरफ शंकर अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता, वहीं दूसरी तरफ शंकर का आवारा बेटा इधर उधर घूमकर अपना पूरा दिन गुजार दिया करता था। अरे कमला, राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं जी, नहीं आया, मैं भी राकेश का ही इंतजार कर रही हूँ। आज जब दोपहर में मैं सामान लेकर जा रहा था तो देखा था उसे अपने आवारा दोस्तों के साथ बाइक पे जा रहा था कहीं। सच में मेरे ही प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। मैं तो इसे कहती भी हूँ कि अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो गया है, अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाया कर, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे के दिन में ये कभी भी काम करेगा। छोड़ो उसकी टेंशन, आ ही जाएगा रात तक। तुम खाना निकाल दो, खाकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी काम पे भी निकलना है मुझे। ये लो, राकेश भी आ गया। अरे राकेश, ये इतने महंगे कपड़े कहाँ से लाया है? अरे पापा, ये मेरे दोस्त के कपड़े हैं, आप दूर रहिए, आपके हाथ भी बहुत गंदे हैं। ये तो अपने पिता से कैसे बात कर रहा है? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे माँ, माफ करो, मैंने आपके पति को बुरा भला कह दिया। चल आजा बेटा, खाना खा ले। अरे कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ। इतना बोलकर राकेश अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमला शंकर के लिए खाना लगाती है। मैंने अपने मालिक से बात की थी,
वो ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे देंगे अब मैं उससे उसकी बाइक ले लूंगा। मुझे पता है आप इसके लिए कितना सोचते हैं, लेकिन इसके संगी साथी ही इसे बिगाड़ रहे हैं। इसके दोस्तों को क्या कमला, वो तो अमीर घर के हैं। इसे ही हैसियत देखकर दोस्ती करनी चाहिए थी ना। जाने दीजिए, जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही समझेगा। अब नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कभी और इसे अकल आएगी। इसे अपने बूढ़े माँ बाप की मजबूरी को और गरीबी को देखना चाहिए। इसके शौक तो देखो, कहता है कहीं से भी बाइक ला के दो मुझे बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। इसके माँ बाप इसके बाइक के लिए चोरी करे, भीख मांगे, इससे इसे कोई मतलब नहीं। जी मैं भी समझ रही हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे हम समझा ही सकते हैं ना। अब अगली सुबह कमला घर का काम कर रही होती है। तभी राकेश उठकर अपनी माँ के पास आता है। माँ मुझे चाय दो, और खाने में क्या बनाया है? उठ गया तू, जरा समय देख, दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। ऐसी कौन सी कमाई करता है तू जो इतना लेट उठता है? अरे माँ सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। और ये बताओ, पापा ने मेरी बाइक की कहीं बात की या नहीं? तुझे बाइक तो चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि उस बाइक को खरीदने के लिए तेरे माता पिता चोरी करेंगे? क्या माता पिता होने का फर्ज आपसे निभाया नहीं जा रहा है तो आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हैं? चला जा घर से, हम नहीं उठा सकते तेरा बोझ। कमला, इसे कह दो कल तक इसकी बाइक आ जाएगी, उठकर कलेश ना करे। जी आप इसे सर पर मत चढ़ाइए, आपकी जो पुरानी स्कूटी रखी है वो चलाएगा ये। मैं क्यों चलाऊं उस खटारा को, और वो भी नई नहीं है। पापा ने भी तो वो सेकंड हैंड खरीद रखी है, और मुझे अपना कुछ चाहिए, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ना जाने अपने माँ बाप को कितना कमा कर देता है। कमला, उससे बहस मत करो, कल इसकी बाइक आ जाएगी, ला दूंगा मैं। राकेश हर वक्त अपने माता पिता से लड़ता ही रहता। उसे सिर्फ दिखावे की दुनिया पसंद थी, और शंकर भी अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने में लगा था। अब शंकर अगले ही दिन अपने बेटे के लिए एक नई बाइक लाकर देता है। सच में पापा, आपने मेरे लिए बाइक खरीदी? सच में आप कितने अच्छे हैं। अब तो मैं इसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। देखा, इसकी इच्छा पूरी हुई तो पापा कितने अच्छे हो। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या ही हो गया है, लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाए? कुछ पैसे मैंने अपने मालिक से लिए हैं और अपनी पुरानी सेकेंड हैंड स्कूटर बेच दी। लेकिन क्यों? वो तो आपको आपकी जान से भी प्यारी थी ना, तो फिर आपने उसे क्यों बेचा? हाँ मुझे पता है कमला, वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी और उसे मैं कभी बेच नहीं सकता था, लेकिन मजबूरियों के आगे मुझे झुकना पड़ा। आप वाले गुण हमारे राकेश में क्यों नहीं आए? मैं तो उसे देख कभी कभी सोचती हूँ, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? हमें खाने पीने को कुछ देगा भी या नहीं? नहीं नहीं कमला, इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए मुझे। उम्र तो ऐसी होनी चाहिए जो हंसते खेलते बीत जाए। राकेश इधर बाइक पाकर बहुत खुश था, लेकिन शंकर के सर कर्जा आ गया था। अब वो सोच रहा था कि कैसे उन कर्ज को चुकता करें। आज थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो तुम खाना खा के सो जाना। अब शंकर अपनी सेठ की दुकान पर पहुंचकर बालू सीमेंट सब लोड करके निकल जाता है। मैं आज ही बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना है। आराम करना है? थक गया हूँ, ये लड़का तो मुझे कभी भी समझ नहीं आता। कमला शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शंकर को घर लाया जाता है। शंकर की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। कमला बहन, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे पास फोटो है इस बाइक की जिसके कारण ये सब हुआ है, और मैंने पुलिस को दे दी है, वो पता लगा रही है। ये तो मेरी बाइक है, और ये मैं अपने दोस्तों को देकर आया था, यानी कि उन्होंने नहीं। पुलिस भी कमला और राकेश को इस केस के बारे में बताती है, तो उसमें भी राकेश की ही बाइक और उसके दोस्तों का जिक्र होता है। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं बाइक के लिए जिद करता और ना ये सब कुछ होता।
मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अपने माँ बाप पर इतना बोझ मत डाल। अपने पिता को मार डाला तूने राकेश। अब कुछ समय बाद ही राकेश काम पर जाता है, जो काम उसके पिता कर रहे थे। तुम ये कर पाओगे काम? लेकिन इस महीने की पगार तुम्हें कम मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बाइक लेने के लिए उधार लिया था मुझसे और अपनी स्कूटर भी बेची थी। मैं सब कर लूंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो स्कूटर कहाँ है? मेरे पास ही रखा है। क्या तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मुझे वो वापस सही सलामत चाहिए। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। और तो और नगद पैसे चाहिए मुझे, वरना मैं स्कूटर को कहीं और बेच दूंगा। राकेश अपने पिता की जगह ठेला चलाकर लोगों के घर घर जाकर सीमेंट, बालू, गिट्टी पहुंचाया करता था और खुद मेहनत भी कर रहा था। माँ, पानी पिला दो। माँ, कहाँ हो आप? ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? खाना खाया था? हाँ माँ, खा लिया था। आप कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बता, क्या हुआ? माँ, आपको पता है पापा ने अपनी सेकंड हैंड स्कूटर मेरे जिस बाइक के लिए बेची थी ना, उसी बाइक ने पिताजी की जान ले ली। पर आज मैंने उस स्कूटर को सेठ जी के यहाँ देखा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये स्कूटर वापस चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्या वो मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तेरे पिता और मैं तुझे कहते थे ना बेटा, समझ, सब अपने नहीं है यहाँ पर। माँ, मैंने अपना फ़ोन, अपनी घड़ी सब बेच दिया और पापा की स्कूटर वापस घर ला दी है। तूने ये सब क्यों बेचा? तूने ये सब खरीदवाने के लिए कितना हंगामा किया था। लेकिन अब तो मैं समझ चुका हूँ ना, सामान से ज्यादा इंसान की वैल्यू होती है। और पापा ने भी तो अपने सपनों को मारा था ना। देर से ही सही, लेकिन राकेश को समझ आ चुका था कि उसके पापा ने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया, लेकिन राकेश अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।